चलिए देखिए, मुद्रा एवं बैंकिंग। अब इस वीडियो, ये आपका मैराथन वीडियो होने वाला है। इसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट 1 घंटे के आसपास वीडियो रहेगी और अच्छे से इसको देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की थी आपका क्रोमर के द्वारा। ठीक है, अगला है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम संबंधित आपका मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मूल्य का स्थितीकरण, ऑप्शन नंबर डी, ये कारण नहीं है। ठीक है, जो कार्य होता है मुद्रा का वो नहीं होता, बाकी मूल्य हस्तांतरण होता है, मूल्य का मापन भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है। देखिए, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है तो सीधे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चौथा है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वो क्या कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा। ठीक है, तो इंटरनेशनल करेंसी की बात कर रहा है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये करता है आपका, उसको आप क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, हॉट जिसको करेंसी कहा जाता है। हवाला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाला आपने मार्केट के अंदर आप चीज़ें देखते होंगे। ठीक है, तो हवाला का मतलब क्या होता है। हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, इसको हवाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी की बात करेंगे तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, उसको आपका हार्ड करेंसी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी ये क्या होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, तो उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता, उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका विधिग्राहक मुद्रा कहलाता है। ठीक है, नौवां है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। तो सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय होता है, देखिए, देश से मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजारों में जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसको सस्ती मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 10वां क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्धविकसित देशों की, या फिर अल्प विकसित देशों की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकसित देश। जो विकसित देश होते हैं उनकी करेंसी हार्ड, जैसे आप यूरो की बात करिए, आप डॉलर की बात करिए। और भारत की करेंसी क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सस्ती मुद्रा है, तो वो इजीली कहीं मिल जाती है, वो क्या है, विकासशील देशों के अंदर आती है। ठीक है, 11वां है, भारत की विधिग्राहक मुद्रा क्या है। तो भारत की है रुपया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला कह रहा है यहाँ पे, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, हॉट मनी कहलाती है। आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग लगातार अधिक रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। ये भी आपका सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, हार्ड करेंसी कहती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है चौथा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये आपका सही है। तो 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13वां, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसे कहते हैं, विमुद्रीकरण। ठीक है, 14वां है, बाजार के जो नियम हैं इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो बाजार के जो नियम थे वो किए थे आपके जीपीसी के द्वारा। ठीक है, अगला है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिसका कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति तुलना में मुद्रा की मूल्य पूर्ति कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सहायक नहीं होता है, तो मुक्त बाजार नीति। 17वां क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए 18वां है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, वो क्या कहलाती है। इसको कहते हैं आपका स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, सस्ती होती है, महंगी होती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, प्रचुरता में मिलती हैं। तो मुद्रास्फीति अगर होती है तो इसका कारण होता है चीज़ें क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं। ठीक है, 20वां है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार अगर चीज़ें कुछ अगर बढ़ रही हैं, चीज़ें कीमत जो बढ़ रही है चीज़ों की, तो इसका कारण क्या है, तो ये होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, 21वां है,
घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिसेंट में अभी आपने देखा होगा श्रीलंका के अंतर्गत ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है आपका मुद्रास्फीति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22वां है, निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो मुद्रास्फीति में सबसे अधिक हानि किसकी होगी, तो ये होती है आपकी देनदार की, जो देनदार होता है, ठीक है। अगला है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है। देखिए, ऋणदाता या बचतकर्ता, ऋणी। जो ऋणी होते हैं, जो पैसा मतलब किसी ऋण में लिए होते हैं, तो उनको इससे क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। तो ऋणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहते हैं। इसको क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और साथ ही साथ बेरोजगारी की भी उच्च दर, तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं। जब चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी उच्च हो जाती है, जैसे कि अभी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका कारण हो जाएगा स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25वां है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखिए, इसको रोकने का एक कारण होता है, ये होता है बजट का बजट जो होता है, बचत का बजट 1 नंबर 1 ये हुआ कारण हो जाएगा। दूसरा, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, ये भी हो जाएगा। सरकारी व्यय में कटौती, ये भी हो जाएगा। और ये तीनों आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 26वां है, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। इसमें से एक विधि यहाँ पे मुद्रास्फीति की नियंत्रण की नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ पे देखते हैं हम, मांग पर नियंत्रण, ये तो होता है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये भी होता है। ब्याज दर में कमी, ये भी होता है। वस्तुओं की राशनिंग, नहीं, ये नहीं होती है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं, ये करते हैं। उत्पादन भी करते हैं, देखिए दोनों होता है, कंज्यूमर भी होता है और, ठीक है। थोक, हाँ, थोक वाला यहाँ पे नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 28वां है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति को हम मापते हैं वो कैसे मापी जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा नापी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 29वां है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब मुद्रास्फीति की दर शून्य हम उस वर्ष में मापेंगे जब क्या होता है, ठीक है। ये होता है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत न्यूज में आता है, ठीक है। बार बार न्यूज में देखा जाता है। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, ये करते हैं मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि एवं कर नियंत्रण पर, ठीक है। वृद्धि कर एवं नियंत्रण कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, M1, M2, M3 या फिर M4। तो ये होता है आपका M1 होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो विस्तृत मुद्रा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका M3 को। देखिए, ये क्वेश्चन है अभी जो आपका कनिष्ठ सहायक का 2025 का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था, सेम टू सेम, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं की हुई थी यहाँ पे। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जनता के पास नगद मुद्रा, इसको करते हैं। डाकघरों की, डाकघर होते हैं जो, इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। बाकी बैंकों की मांग जमा, ये होता है इंक्लूड। बैंकों की सावधि जमा, ये भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, किसी कारण से होती है। तो ये होती है आपका मुद्रा की वृद्धि से, मुद्रापूर्ति की वृद्धि से, ठीक है। 35वां है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा व्यापार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। तो किसके द्वारा प्रमुख योगदान यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता। तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका सम्मिलित आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, रुपये की पूर्व परिवर्तनीयता। तो यहाँ सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा रुपया जो है की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, तो किस चीज़ से है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है आपकी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 38वां, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो पत्र मुद्रा का चलन भारत में स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 1806 से।
39वां है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो किस में होता है? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या फिर आपका तकनीकी। तो देखिए पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं, जो आयात करते हैं उसके ऊपर ये खर्च होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40वां है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, ठीक है, जो ब्लैक करेंसी होती है, ठीक है, सब उसके सब मान्य परिभाषा यहाँ पे क्या है ये कह रहा है। तो ये क्या होती है? ये होती है वह आय है जिस पर अवपंचन नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है। अगला है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो पैसे का अवमूल्यन हो गया कहते हैं, ठीक है। तो उसका तात्पर्य क्या होता है? इसमें होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। जो अन्य मुद्रा होती है उसकी तुलना में जो स्वदेशी मुद्रा होती है, ठीक है, के मूल्य को घटाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको पैसे कहते हैं अवमूल्य होना करेंसी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कि बैंकिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। पहला कह रहा है अवमूल्यन से विदेशी व्यापार में निर्यात सस्ता हो जाता है। हाँ, ये आपका सही है पहला। दूसरा कह रहा है अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। 43वां है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो अवमूल्यन का उद्देश्य यहाँ पे क्या होता है? पहला बोला गया यहाँ पे निर्यात को हतोत्साहित करना, नहीं, गलत है ये आपका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 44वां है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधार में सहायक होगा? अवमूल्यन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा अवमूल्यन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45वां है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी बार किया जा चुका है? ये क्या आ चुका है आपका 3 बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? तो पहली बार ये किया गया था आपका 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1991। देखिए इसके बाद अभी आपका 2016 में भी किया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बंदी हो गई थी, ठीक है, नोटबंदी कर दी थी। और चलिए अगला है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया है? तो 2 चरणों में कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 1991 में। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था, तो ये कितना था? ठीक है, ये था आपका 20%। अगला है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। तो पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 93-94 केंद्रीय बजट में। अगला है रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो ये किया गया था आपका 19 अगस्त 1994 को। अगला वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किसमें? ठीक है, ये हो जाएगा चालू खाते पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका संबंध होता है सरकारी प्रतिभूतियों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54वां है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा ये भी, ठीक है, इसका भी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57वां बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं। नए बैंक जो खोलते हैं उसके लाइसेंस कौन देगा? तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, तो बैंक को कौन देगा? आरबीआई देगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई परमिशन देता है किसी चीज़ के बारे में, बैंकों के बारे में, ठीक है। अगला है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 59वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य बैंक का नहीं है कह रहे हैं। पहला बोल रहा है करेंसी नोट, हाँ करेंसी नोट जारी करता है आपका आरबीआई। मुद्रा योजना बनाना, तो ये भी आपका कौन करेगा? ये भी आरबीआई करेगा। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण, ये भी आरबीआई करेगा। निर्यातकर्ताओं को ऋण नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आरबीआई का काम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है नोट निर्गमन, ये करता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? सरकार का बैंक भी कहते हैं। जनता से जमा स्वीकार करना, जनता से जो जमा स्वीकार करना, ये आरबीआई का यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। अगला है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का जो नियंत्रण करता है ये किसका किया जाता है? ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा।
भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो ये करता है आपका आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका आरबीआई हो जाएगा। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो केंद्रीय मुद्रा जारी यहाँ पे कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अगला है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है, तो भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्थिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय शिलान्यास करती है। ठीक है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, तो आरबीआई के अंतर्गत हम लोग जो भी हैं, ठीक है, अपना खाता यहाँ पे नहीं खोल सकते, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू में पहले था, अब तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो, क्वेश्चन को हटा दो। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, तो मुद्रा नीति का उद्देश्य यहाँ पे नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये है। वांछित दिशा में सीधा क्रेडिट, ये भी है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये भी है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं, देखिए आरबीआई सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, ऐसा कुछ इसका काम उद्देश्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखकर 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला कह रहा है यह शीर्ष बैंक है, आरबीआई, सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी आपका सही है। यह व्यापारिक घरानों के ऋण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई व्यापारिक घराना ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये आपका सही है। तो 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो बैंक की जो लेखा अवधि है ये क्या होती है। देखिए ये पहले जुलाई से जून थी, बट अब ये भी आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हो चुका है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना रहना चाहिए, 115 करोड़ का। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना ये की गई थी आपकी 1935 में। 74वां क्वेश्चन है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। ठीक है, चलो बताइए अभी के टाइम पे कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, अभी चेंज हुए थे शक्तिकांत दास से पहले, अभी ये चेंज हुए हैं, तो बताइए, करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें 75वां, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो ये कौन लेगा, तो ये लेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे करेंसी नोट वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। ठीक है, ये कौन सी जगह है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है देवास। ठीक है, चलिए अगला है भारत में 20 रुपये तक 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, ये करते हैं करेंसी नोट प्रेस देवास, ये आपका एमपी में है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए देखिए भारत में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यहाँ पे अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, तो भारत में व्यापारी जो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग एक इसमें से नहीं है, ये कौन सा नहीं है, तो आरबीआई नहीं होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट डेटा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहाँ पे है करके, अभी के टाइम पे आपका उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई, जो एसबीआई है इसकी स्थापना कब की गई यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की 55। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेट। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है, तो सहयोगी बैंक जो है इनकी संख्या अब की हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की बात करेंगे तो ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्टेट बैंक का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 86वां, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टैगलाइन वगैरह मोटो जो होते हैं ये पूछे जाते हैं, विथ यू ऑल द वे। ठीक है, तो ये किसकी टैगलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है,
तो ये टैगलाइन आपकी भारतीय स्टेट बैंक की है। ठीक है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारे की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो है वो हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? कैनाफीना। ठीक है, कैनाफीना है, ये है कैनबरा बैंक की, नाम से ही लग रहा है कैनाफीना। 90वां क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाओं की बात करेंगे तो ये यूके में हो जाएंगे। ठीक है, यूके बोले तो इंग्लैंड के आसपास। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस बैंक की यहाँ पे शाखाएं हैं? तो भारत की अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, चार्टर्ड बैंक जो उसकी शाखाएं ज़्यादा हैं। चलिए, 92वां क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या कार्य है? जो भूमि विकास बैंक हैं इनका कार्य यहाँ पे क्या होता है? तो इनका कार्य होता है दीर्घकालीन ऋण किसानों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक जीके के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कोची, केरला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड में हमेशा बताता हूँ, आप लोग बताएंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, डेट भी बताएंगे और कौन से सन में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैंक, एक बैंक है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अब यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो किसकी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो शिवरामन समिति, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेटी अभी पूछ ली जाती है इकोनॉमी में खासकर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अब देखिए ये मैंने आपसे पूछा अगर क्वेश्चन तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को डेट पता होगी तो आप पंचवर्षीय योजना यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है 96वां क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो ये किसका है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? देखिए अब डेटा चेंज हो गया आपके टाइम पे। ठीक है, तो अभी जो ये क्वेश्चन जब पूछा गया तब थे आपके 64। अगला है 100वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ पे नहीं है? तो ये आपको सिक्किम और गोवा में नहीं मिलेंगे। अगला है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 18%। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। अब इसका एक और पार्ट ले आऊँगा आप, वहाँ पे मैं जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है वो वहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे, साथ में कमेंट करेंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी देंगे, और आपको वीडियो कैसी पसंद आ रही है तो आप बताएंगे कमेंट में, साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीटली आपको पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमी मिल जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।